आदमी की त्वचा धीरे धीरे गायब होने लगी, धीरे धीरे पारदर्शी होती गई। कुछ ही देर में उसकी टाइट पोर्क बेली दिखाई देने लगी। फिर उस आदमी के अंग भी गायब होने लगे। थोड़ी ही देर में वह एक चलता फिरता कंकाल बन गया। जब शोधकर्ता इंतजार कर रहे थे तब उसका कंकाल भी धीरे धीरे गायब होने लगा। अंततः वह आदमी एक अदृश्य इंसान बन गया। जैसे ही अदृश्यता का पोषण सफलतापूर्वक तैयार हुआ, वैज्ञानिक बेहद उत्साहित हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा पास ही था। इसी समय श्याओ मेई, जो गहरी नींद में थी, उसे अचानक अपनी छाती पर ठंडक महसूस हुई। नींद में चौंक कर जागते ही वह मॉनिटर देखने भागी, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। दूसरी ओर एयर चुई को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने जल्दी से एक चश्मा लगा लिया जिसे वह सब देख सकती थी, और जब उसने देखा कि चारों ओर सब कुछ सुरक्षित है तो वह निश्चिंत होकर टॉयलेट में बैठ गई। इस समय सभी को यह समझ आ चुका था कि झांग कून को कोई नीच हरकत करने से नहीं रुकेगा। सभी के विचार विमर्श के बाद उन्होंने अंततः फैसला किया कि उसे फिर से उसकी असली अवस्था में लाया जाए। सामान्य प्रक्रिया अपनाने के बाद भी वह अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौट पाया। जब यह प्रयोग असफल हो गया तो उन्होंने झांग कून के लिए अस्थायी त्वचा की एक विशेष पोशाक तैयार की, लेकिन चूंकि उसे लंबे समय से लैब में बंद रखा गया था, झांग कून का बेचैन दिल और भी व्याकुल हो गया। इसलिए जब वह वैज्ञानिक के रूप में काम से घर लौटा तो चुपके से फिर से अपनी पुरानी आदतों की ओर लौट गया। उसी समय उसने देखा कि एयर चुई कपड़े बदलने वाली थी, लेकिन जैसे ही वह सबसे नाजुक क्षण में था, वो छिंग ने पर्दा खींच दिया। हालांकि यही क्षण झांग कून के मन में एक साहसी विचार ले आया। कुछ समय बाद झांग कून ने अपनी लीजेंडरी स्किन उतारी और पूरी तरह से अदृश्य हो गया। फिर वह एयर चुई के घर के दरवाजे पर गया और दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन उस समय एयर चुई, जो अभी अभी नहाकर निकली थी, उसने दरवाजे की आंख से बाहर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। जब वह वापस अपने कमरे की ओर जाने लगी तभी फिर से घंटी बजी। इस बार एयर चुई ने दरवाजा सीधे खोल दिया। उसी समय झांग कून चुपचाप उसके कमरे में घुस गया, लेकिन एयर चुई को कुछ पता ही नहीं चला। जब वह मेकअप उतार रही थी, उसने अचानक आईने में कुछ हलचल देखी और पलट कर देखा। तभी महिला को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो वह घबराकर खड़ी हो गई और पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झांग कून ने बिना देर किए एयर चुई को बिस्तर पर पटक दिया। उसी समय रिसर्च इंस्टीट्यूट की श्याओ मेई को भी पता चल गया कि झांग कून भाग गया है। कुछ ही समय बाद वह कार से झांग कून के घर पहुंची, लेकिन वहां उसे जमीन पर सिर्फ वही लीजेंडरी स्किन मिली। लैब वापस जाकर श्याओ मेई ने सबको यह जानकारी दी और सभी यह सोचने लगे कि क्या इस बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन तब तक झांग कून उनकी सारी योजनाओं को समझ चुका था। जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी फोन पर इसकी सूचना देने वाला था, फोन की लाइन कट गई। जब स्टील का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, अधिकारी जांच करने आया, तभी अदृश्य झांग कून ने उसे धक्का दिया और सीधे पूल में गिराकर उसका गला घोंट दिया। श्याओ मेई को जैसे ही यह जानकारी मिली, उसने तुरंत समझ लिया कि मामला गंभीर है और उसने सभी को इमरजेंसी में बाहर निकलने को कहा। लेकिन तब तक झांग कून ने सभी एग्जिट रास्तों को तबाह कर दिया था। फोन की सभी लाइनों को भी झांग कून ने काट दिया। अब सभी ने मिलकर हथियार ढूंढने का फैसला किया। तभी एक काली लड़की जब घर में इमेज लेने गई तो जैसे ही वह निकलने वाली थी, अदृश्य आदमी ने उसे मारकर उत्तर पश्चिम भेज दिया। कुछ देर बाद उसके साथियों को वह अलमारी में मिली, लेकिन तब तक वह बॉक्स ऑफ राइस ले चुकी थी। अब सबको झांग कून की मंशा समझ आ चुकी थी। फिर उन्होंने झांग कून को पकड़ने के लिए बेहोशी की बंदूक तैयार की। सुनहरे बालों वाली महिला निगरानी कक्ष में उसकी लोकेशन देख रही थी, लेकिन जैसे ही कुछ लोग उसे पकड़ने पहुंचे, वह अचानक मैप से गायब हो गया। अगले ही सेकंड डाशान का पूरा शरीर हवा में लटकने लगा। पास में खड़े साथियों ने उसे बचाने के लिए फौरन गोली चलाई। तभी पास की स्टीम पाइप टूट गई और झांग कून की लोकेशन सामने आ गई। जैसे ही उसका ठिकाना उजागर हुआ, उसने डाशान को जमीन पर गिरा दिया और बॉक्स ऑफ राइस छीन लिया। फिर झांग कून ने एक और साथी को गिरा दिया। अब वह सुनहरी बालों वाली महिला के पास पहुंच गया। अचानक वह महिला झांग कून के घूंसे का शिकार बन गई, लेकिन उसने एक नस को अपने दांतों से काटा और खून झांग कून पर डाल दिया। तुरंत उसके सामने एक आकृति दिखाई देने लगी, लेकिन उम्मीद के विपरीत इस बार झांग कून ने महिला की पिस्तौल छीन ली और उसे गोली मारकर उत्तर पश्चिम भेज दिया। फिर कुछ और लोगों को भेजने के बाद झांग कून ने श्याओ मेई और एक आदमी को फ्रीजर में बंद कर दिया। सब कुछ करने के बाद झांग कून ने फिर से रबर की चादर पहनी, न्यूक्लियर बम को चालू किया और सब कुछ खत्म करने की योजना बनाई।